नमस्कार। घड़ी में आपके 5 बज चुके हैं और श्वेता और अनंत रोज की तरह 5 बजे आपके सामने हाजिर है। खास करके वो बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आते हैं इस समय जो दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाता है। हर वो खबर हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपने इस खास बुलेटिन में जो आपसे सरोकार रखती हो और साथ ही साथ कोई भी ऐसी खबर जो आपसे छूट ना जाए, हमारी ये कोशिश रहती है। तो अगर आप दिन भर टीवी चैनल नहीं खोल पाए हैं, न्यूज चैनल नहीं देख पाए हैं, अगर रेडियो पर भी आप न्यूज नहीं सुन पाए हैं, अखबार भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड न्यूज का डेली डोज हम शाम को 5 बजे लेकर आते हैं। और हमारी कोशिश ऐसी होती है कि वो तमाम खबरें दिखाएं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मामले की। आज सुबह से सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट पर टिकी थी। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला आना था, लेकिन आज कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। इस मामले में कई पक्षों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। शिवलिंग विवाद पर महिला वादियों ने अर्जी दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। हालांकि शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर हिंदू पक्ष में मतभेद है। एक पक्ष का मानना है कि इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, मुस्लिम पक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि दरअसल इस मामले में 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। 29 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद पक्ष की दलील है कि वहां पर शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। पिछले साल 18 अगस्त को बनारस की 5 महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी और साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। आज मैं बता रहा हूं, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहां पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। और आज से 4 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद भक्तों के लिए अपने आराध्य का दर्शन करना आसान होगा और सुरक्षित भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कॉरिडोर का नाम बदलकर महाकाल लोक कर दिया है। 850 करोड़ की लागत से महाकाल लोक यानी कि महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका पहला चरण बनकर तैयार है। पहले चरण के कॉरिडोर बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिन हो या रात, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। महाकाल कॉरिडोर करीब 940 मीटर लंबा है। कॉरिडोर में 108 स्तंभ हैं, 192 मूर्तियां हैं, 53 कलाकृतियां हैं, भित्ति चित्र इन्हें कहा जा सकता है। आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर करीब 12,000 पेड़ पौधे इस पूरे परिसर में लगाए जाने हैं। मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर से बढ़कर 47 हेक्टेयर का हो गया है, जिसमें रुद्र सागर भी शामिल है। जब यह प्रोजेक्ट पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तो यात्रियों को भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन सुरक्षित और आसान हो जाएंगे। प्रशासन को भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन में भी सुविधा होगी। इसने कॉरिडोर के 3 प्रवेश द्वार इसके लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जो पूरा कॉरिडोर है, इसमें जो कलाकृतियां हैं वो शिव पुराण पर आधारित हैं, यानी कि शिव पुराण की जो कथाएं हैं उनको केंद्र में रखकर इन कलाकृतियों को, इन प्रतिमाओं को यहां पर स्थापित किया गया है। इसके अंदर जो फेज 1 और फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 600 कैमरे इसके अंदर लगाए जा रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से, और जिसके अंदर फेस रिकॉग्निशन कैमरास भी हैं। मतलब एक डेटाबेस रहेगा पुलिस के पास कि कोई भी असामाजिक तत्व तो आएगा तो वो फेस रिकॉग्निशन कैमरा उसे डिटेक्ट कर लेगा और इंफॉर्मेशन दे देगा कि जेब कतरे है या इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो बंदा सामने आ जाएगा।
तो भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए बेहद खास खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकाल की खबर हमने आपको दिखा दी, भव्य दिव्य कॉरिडोर वहां पर तैयार हो रहा है, लेकिन अब एक और सुंदर तस्वीर, एक अनुपम तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यह तस्वीर है राजस्थान के उदयपुर की। जी हां, उदयपुर के पास नाथ द्वारा में गणेश टेकरी पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है। 351 फीट ऊंची प्रतिमा की खूबियां ऐसी हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान है। भगवान शंकर की यह प्रतिमा दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रही है। प्रतिमा के अनावरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस शिव प्रतिमा की नींव अगस्त 2012 में रखी गई थी, यानी कि इसको बनाने में पूरे 10 साल का वक्त लगा है। इसकी ऊंचाई 351 फीट है और इसका वजन है 3000 टन। इसके निर्माण में 2600 टन स्टील और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि भोलेनाथ की इस विशाल प्रतिमा में उनका चेहरा 70 फीट ऊंचा है, जबकि प्रतिमा का आधार 110 फीट ऊंचा है। दावा किया गया है कि 250 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवा का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 2500 साल तक ये प्रतिमा सुरक्षित रहेगी। प्रतिमा के अंदर दूरबीन लगाई जाएगी, जिससे लोग इसके अंदर शिव जी के कंधे की ऊंचाई तक जाकर अरावली पर्वत श्रृंखला का मनमोहक नजारा देख सकेंगे। ये प्रतिमा 16 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है। प्रतिमा के अंदर 280 फीट तक जाने के लिए 4 लिफ्ट लगाए गए हैं। लोकार्पण के उपलक्ष्य में रामकथा का आयोजन है। तो बापू ने ही इस प्रतिमा का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन का। तो और उनकी रामकथा में ही 9 दिन का ये उत्सव रहेगा। पूरे नगर को हमारा निमंत्रण है और जहां तक सोशल मीडिया से आपके माध्यम से आवाज पहुंचे, लोग आए, यहाँ 9 दिन आनंद लें। तिरुपति के तिरुमला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भगवान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग मंदिर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतार दूर से ही देखी जा सकती है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में भी एक है। कोविड काल की पाबंदियां खत्म होने के बाद से लगातार भक्तों की संख्या में यहां इजाफा हो रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित देवताओं की पूजा के लिए फूल, घी, दूध, छाछ, पवित्र पत्ते और तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव को स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, रुख करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, दिल्ली के शराब घोटाले में छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। आज प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली समेत हैदराबाद और पंजाब में 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे पहले सितंबर महीने में ईडी की छापेमारी में अब तक शराब घोटाले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते 28 सितंबर को ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। ईडी की एफआईआर के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों में कम से कम 2 बार भुगतान किए गए, जो कथित रूप से आबकारी नीति बनाने और क्रियान्वयन में अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे। आपको बता दें कि इससे पहले बीते 16 सितंबर को ईडी ने 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें केवल हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर रेड की थी। इसके अलावा शराब नीति घोटाले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। बीते 6 सितंबर को ईडी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी रेड की थी। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है और भ्रष्टाचारियों की जांच होती है, तो जैसे आपके पास, मेरे पास, देश के लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, इनके पास एक परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड होता है। जब इसी मामले के सिलसिले में डीके शिवकुमार को बुलाया जा रहा है, तो वो भी वही विक्टिमहुड कार्ड खेलकर चाहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन हो।
परंतु आज देश में प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन नहीं हो सकता। अब जिसने भी करप्शन किया है, जिसने भी घपला किया है, उसको जवाब देना पड़ेगा। और 90वें आपको बता दें वायुसेना दिवस समारोह से पहले दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण किया गया। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और नेवी वाइस चीफ वाइस एडमिरल एस.एन. गोदमड़े शामिल हुए। आपको बता दें कि हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे को दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार किसी एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ की सुप्रसिद्ध सुखना लेक के आसमान में वायुसेना की ताकत का नजारा दिखाई देगा, जिसकी गड़गड़ाहट से चीन से लेकर पाकिस्तान तक की सीमाओं तक दुश्मन सहम जाएंगे। एयरफोर्स डे के पहले चंडीगढ़ में एयरफोर्स ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान वायुसेना के फाइटर पायलट्स ने जब फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल में 42 ऑफिसर और 188 वायु सैनिकों ने अपने रणकौशल का परिचय देकर सभी का दिल जीत लिया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर डिस्प्ले के लिए रखा गया तेजस लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रडार समेत कई हाईटेक हथियारों को पास से देखकर वहां मौजूद लोग रोमांच से भर गए। आपको बता दें कि फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जहां हवा में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं जमीन पर वायुसेना के बैंड और जवानों के मार्च पास्ट ने लोगों की खूब तालियां बटोरी। इतना ही नहीं, रिहर्सल के दौरान वायुवीरों ने महज 5 मिनट के अंदर एक चलती फिरती गाड़ी को न सिर्फ पूरी तरह खोल दिया, बल्कि उसे जोड़कर पहले की तरह ही चलने फिरने लायक बना दिया। इस दौरान इन जवानों के बीच गजब का तालमेल और फुर्ती देखने को मिली। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जम्मू में पहली बार अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली आज से शुरू हो चुकी है। शहर के सुजवा आर्मी स्टेशन में भर्ती रैली होगी जो कि 22 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें जम्मू संभाग के 10 जिलों जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले के उम्मीदवार भर्ती में भाग ले रहे हैं। आज पहले दिन सांबा जिले के युवा भर्ती में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि अग्निवीर योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है और एक के बाद एक इलाके इसके दायरे में आ रहे हैं। आयोजन स्थल के बाहर देर रात से वायु उम्मीदवारों का जमावड़ा लगा रहा। रात 12 बजे के बाद युवाओं को प्रवेश दिया गया। कड़ी सुरक्षा में होने जा रही भर्ती रैली को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लिया गया। भर्ती रैली में आने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य है, बिना उसके प्रवेश नहीं मिलेगा। भर्ती रैली स्थल पर युवाओं को प्रवेश मध्यरात्रि 12 बजे से सुबह 7 बजे तक मिलेगा। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। सर रश तो होगा क्योंकि जम्मू में सर सबसे ज्यादा तो सर रोजगार बहुत कम है। आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं, कितने ज्यादा जनसंख्या है और सभी अभी मतलब कि छोटी छोटी जोश तो बहुत। आप देख रहे हो सब लोग आए हैं, सब लड़के जो भी जंग यूनियन है सभी आई हुई है, लेकिन इंडिया में रोजगार ही बहुत कम है। स्टूडेंट का ग्रुप मतलब कि गो किया था जिसमें से उन्होंने 6 बच्चों का मतलब कि एक्सेप्ट लिया इन्होंने। और इसमें तो हमारी भी मतलब कि थोड़ी गलती थी ये थी कि हमने जब हमारा मतलब कि 2 साल पहले हमने फिट हुए थे और इन्होंने हमारा रिटर्न के चक्कर में सर आजकल मतलब कि डेट देते रहते थे। इसी हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी, कसम से हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। मैंने 2 साल बाद सीधा ग्राउंड में आया और मतलब कि थोड़ा सा रह गया, रस्सा उठा दिया इन्होंने। क्या करना था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सर हम प्रैक्टिस करके आएंगे और इससे भी अच्छा मतलब कि प्रदर्शन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी अवलांच हादसे में अभी तक 19 लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं चीता हेलीकॉप्टर जिन्हें मातली हेलीपैड आना था, उन्हें खराब मौसम की वजह से हर्षिल हेलीपैड उतारा गया है। जानकारी के अनुसार इसमें 4 शव लाए गए हैं, जिसके बाद हर्षिल से 4 शव उत्तरकाशी रोड के जरिए भेजे गए। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम के साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ,
एनआईएस और एनडीआरएफ के साथ बचाव का काम कर रही है। इसके साथ ही रेस्क्यू के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक उन्नत हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड तैयार किया गया है। घटना ये मंगलवार को हुई थी। आज 4 डेड बॉडी हैं जो रेस्क्यू कर ली गई है और आर्मी का जो हेलीपैड है हर्षिल में वहाँ पे नीचे किया गया है। वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से उनको जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए लाया जा रहा है और एनआईएम के द्वारा उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। वर्तमान में यही आज का अपडेट है। पहचान क्या हुई है? इसमें 2 की पहचान है जो पूर्व से ही पहचान थी। इसमें जो इंस्ट्रक्टर है एक का नाम सविता कंसवाल है और दूसरी नौमी राउत। तो 2 की पहचान? जी, 2 की पहचान। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांगड़ा अंधेरी लिंक रोड पर भूस्खलन की वजह से सड़क से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें NH 44 से गांव वालों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है, जिससे गांव वाले NH 44 पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में करीब 18,000 लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना को 20 दिन हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रोटेस्ट करने का हमारा यही मेन मकसद था कि हमारे आप देखिए दिख ही रहा होगा कि पीछे काफ़ी ये रोड हमारा बिल्कुल धंस चुका है। यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है। कम से कम इस स्लाइडिंग को आज 20 दिन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे सफ़र हो रहे हैं। मेरी 5 पंचायतें यहाँ पड़ती है, जो कि पॉपुलेशन यहाँ पे 18 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन यहाँ पे सफ़र हो रही है। हमारे यहाँ पर जो है किलोमीटर 11 में 17 तारीख से स्लाइड फिर से आ चुकी है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, जिससे तकरीबन 18 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन सफर कर रही है, जिसमें हमारी 3 पंचायतें आती हैं, गांधरी, कब्बी, भट्टन। रुख करते हैं अगली खबर का। मौसम बदलने और बारिश होने के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में मौसम खराब होने के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में भी मौसम खराब होने से गुरुवार को बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मौसम खुला तो हेमकुंड साहिब का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। आपको बता दें कि 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में 2 इंच तक बर्फ जमी हुई है। यहां आए यात्री और पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। रात के समय यहां का तापमान 0 से नीचे पहुंच रहा है। सिख श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में ही पवित्र सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का मौसम इस समय सुहाना हो गया है। जी हां, आसमान में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं लोगों को राहत दे रही है। बीते दिनों हुई बारिश के कारण मौसम केवल सुहाना ही नहीं हुआ, बल्कि साफ भी हो गया है। बारिश और हवाओं ने प्रदूषण को धो डाला है और दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है कि हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली के लिए मौसम त्योहारों के बाद किसी उत्सव से कम नहीं, क्योंकि मौसम का ये मिजाज अगले कई दिनों तक ऐसा ही बने रहने वाला है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों तक ऐसे ही आसमान में बादल छाए रहेंगे, हवाएं ऐसी चलती रहेंगी और कुछ कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। यानी दिल्ली वालों का वीकेंड इन ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ बीतने वाला है। समझिए, प्रदूषण के जो आंकड़े दिल्ली को दहलाते रहते थे, उन प्रदूषण के आंकड़ों पर बादलों ने लगाम लगा दी है। बादलों के आने से पहले दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 था, जो कि बुरी श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन बादलों के आने के बाद यह आंकड़ा 79 पर पहुंच गया है, यानी कि हवा काफी साफ सुथरी हो गई है। आसमान में छाए बादल और तेज ठंडी हवाओं ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया है। जो तेज गर्मी और उमस राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग जिसका सामना कर रहे थे, इस मौसम के बदलाव की वजह से लोगों ने बेहद राहत की सांस ली है। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल आसमान में छाए हुए हैं। ये सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में इसी तरीके से बादल छाए हुए हैं। जगह जगह पर छिटपुट बारिश भी हो रही है और इसका नतीजा ये है कि तापमान जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के नीचे आ गया है। और अनुमान ये है मौसम विभाग का कि अगले
5 से 6 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा, यानी मौसम सुहाना बने रहने की पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ हल्की छिटपुट बारिश भी होती रहेगी, जगह जगह ये स्पेल बारिश के आते रहेंगे, हवाएं भी इसी तरीके से ठंडी चलेंगी, यानी अगले 5 से 6 दिनों तक लोगों को गर्मी से पूरी तरीके से राहत मिलने वाली है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा। मुंबई सेंट्रल से लेकर गुजरात के गांधीनगर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार सुबह मवेशियों से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस ट्रेन को एक दिन के भीतर ही कोचिंग केयर सेंटर में ठीक कर लिया गया। इस टक्कर में ट्रेन के आगे का कुछ हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हुआ था। आपको बता दें कि मुंबई सेंट्रल डिपो में क्षतिग्रस्त हिस्से को बदल दिया गया है। बिना किसी अतिरिक्त डाउन टाइम के ट्रेन को वापस पटरी पर ला दिया गया है। रेलवे आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसे लेकर एहतियात बरतने की बात कह रहा है। आरपीएफ ने मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने वाली भैंसों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ट्रेन बहुत मजबूत है और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि अगर बाय चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिजाइन्स हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिजाइन सभी ट्रेन का बनता है। तो देखिए, देखते ही देखते तमाम खबरें हमने आपको बता दी और समय का पता भी नहीं चला। और यही खासियत है इस बुलेटिन की, जिसमें आपको फटाफट दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम बता देते हैं।